डियर स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्रॉड रिवर क्लासेस पे, जहाँ मुश्किलें आसान हो जाती है। आज मेरी बात आपके साथ होगी एग्रीकल्चर पे, कृषि। इंडिया जैसे एग्रेरियन कंट्री में इस एग्रीकल्चर का एक अपना खास इम्पोर्टेंस है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री पिछले कई हज़ार साल से है और आज के इस मटेरियलिस्टिक एज में भी ये एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी। जब आप डाटा को देखते हैं तब आपको बात समझ में आती है कि नाउ इट इज अप्रोक्स 67% ऑफ टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। आज के इस तारीख में भी भारत की लगभग 67% जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है अपने जीविका उपार्जन के लिए। और साथ ही ये एग्रीकल्चर आपके इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी करता है। एग्रीकल्चर से बहुत सारे मटेरियल ऐसे प्राप्त होते हैं जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो किसी न किसी रूप में इंडिया के प्रोस्पेक्ट में ये एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में एक डोमिनेंसी रखता है। जितने तरह के भी ऑक्यूपेशन इंडिया में किए जाते हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, उसमें एग्रीकल्चर का एक लीडिंग पोजीशन है, एक डोमिनेंट रोल है, इसलिए कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड। लेकिन आज के इस ज़माने में ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर का जो ट्रेंड है या इसका नेचर है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आज़ादी से पहले जब भारत सरकार ने एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन प्लान्स को जब इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो इंडियन एग्रीकल्चर वाज टोटली द सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, या इट्स नेचर वाज द टोटली सब्सिस्टेंस। द मेन मोटिव ऑफ द एग्रीकल्चर वाज ओनली प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर द लाइवलीहुड। But nowadays, or in the recent era, the agriculture has already turned the way of life, or agriculture has become the source of commerce or income. आज से लगभग 70-75 साल पहले जब इंडिया में मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था या फिर इंडिया का ग्लोबल मार्केट में कोई रोल नहीं था या इसका ग्लोबल मार्केट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तब उस समय भी भारत में ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक डोमिनेंट ऑक्यूपेशन के रूप में होता था। लेकिन इसका नेचर क्या था कि मोस्टली पीपल हु वेर इंगेज्ड इन द फार्मिंग एक्टिविटीज, देयर मेन मोटिव वाज टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर देयर लाइवलीहुड। जो लोग भी एग्रीकल्चर में इंगेज थे पहले, आज़ादी से पहले, तो उनका मेन मोटो था कि एग्रीकल्चर से ऐसे अनाजों को प्रोड्यूस किया जाए, स्पेशली फूड ग्रेन्स को, जिससे जीविका उपार्जन या लाइवलीहुड पूरा हो सके। लेकिन 1950 के बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इनिशिएटेड द न्यूमेरियस प्लान्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एज वेल द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कृषि के गुणवत्ता को, क्वालिटी को और साथ साथ फसलों की क्वालिटी को और क्वांटिटी को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। और सरकार ने इस दिशा में कई सारे स्टेप्स लिए। जैसे आप पढ़ेंगे कि इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट ने किया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशन भी किया, हाई यील्डिंग क्वालिटी ऑफ सीड्स का यूज़ भी किया, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल, चीफ इंटरेस्ट रेट पे लोन और क्रेडिट क्रिएशन भी सरकार करती है। और इन सभी क्रिएशन का या इस स्टेप्स का मेन मोटो है कि भारतीय किसानों को सपोर्ट करना, ताकि एग्रीकल्चर की क्वालिटी भी बढ़े और साथ साथ फसलों का प्रोडक्शन भी बढ़े, अनाज का। तो 1950 के बाद द गवर्नमेंट इनिशिएशन ने एग्रीकल्चर के नेचर को कंप्लीट चेंज कर दिया और आज की तारीख में एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी हो रहा है। अब लोग मैक्सिमम फार्मर्स, जो बड़े लैंडलॉर्ड फार्मर्स हैं, ख़ास तौर से पंजाब, यूपी और हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में आप देखेंगे कि जहाँ बड़े लैंडलॉर्ड फार्मर्स से दे मेनली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। जो लैंडलॉर्ड फार्मर्स हैं उनका मोटो यह है कि सब्सिस्टेंस क्रॉप्स के साथ साथ
कॉमर्शियल और कैश क्रॉप्स को भी उगाया जाए ताकि ग्लोबल मार्केट में हमारे क्रॉप्स का मार्केटिंग किया जा सके। तो आज की तारीख में जहां एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, वहीं पर इस एग्रीकल्चर ने इंडियन इकोनॉमी के ट्रेंड को और पैटर्न को भी चेंज किया। आप डाटा को देखेंगे तो डाटा को देखने से बात समझ में आती है कि लगभग इंडिया के 52% टोटल नेशनल इनकम का अकेला कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से होता है। तो पता ये चला कि एग्रीकल्चर आज की तारीख में भी, जबकि एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, आज की तारीख में भी इंडियन इकोनॉमी में एक बैकबोन की हैसियत रखती है कि अगर ये बैकबोन टूट जाए, जैसे किसी आदमी के बैकबोन अगर टूट जाती है रीढ़ की हड्डी, तो उसका सर्वाइवल मुश्किल है। उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी से अगर इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को निकाल दिया जाए तो मुझे यकीन है कि ये इकोनॉमी पूरी तरह धराशायी हो जाएगी, या फिर जो अपने इस लेवल पे है इस लेवल को मेंटेन नहीं रख पाएगी। क्योंकि एक तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का इसमें इंगेजमेंट होना, दूसरे एग्रीकल्चर से ऐसे क्रॉप्स का उगाया जाना जो कि ग्लोबल मार्केट में भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज का एक सोर्स बनते हैं, फॉरेन मनी को एक्सचेंज करने में उनका रोल है बहुत बड़ा। तो वहीं पे एक दूसरा एस्पेक्ट एग्रीकल्चर का ये भी है कि पिछले कई हजार साल से इंडिया एग्रीकल्चर के फील्ड में एक डोमिनेंसी रखने के बावजूद भी दुनिया के दूसरे एग्रेरियन कंट्रीज से अगर इसका एक कंपैरिजनल स्टडी हम करते हैं, भारत का दुनिया के दूसरे देशों से अगर तुलना करते हैं, तो डेफिनेटली एक रिजल्ट आपके सामने आएगा जो चौंकाने वाला है। और रिजल्ट क्या है कि आज के इस मॉडर्न एरा में भी जहां एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, भारत भी कर रहा है, वहीं पे इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी पिछड़ापन है, या इसमें बैकवर्डनेस कहीं ना कहीं झलकती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के तुलना में। इसके पीछे क्या कारण है? ये सबसे बड़ी वजह बन रही है आज की तारीख में भी कि पिछले कई हजार साल से एग्रीकल्चर एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के रूप में भारत में इस्तेमाल होता आया है। ये लोगों के जीने का आधार भी है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का इसमें इंगेजमेंट होने के बावजूद भी ये दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में आज भी पीछे है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों को हम लोग डिटेल समझेंगे कि जैसे उसमें सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में स्मॉल एंड स्केटर्ड साइज ऑफ होल्डिंग का होना। भारत में जो खेतों के आकार है वो प्रायः बिखरे और छोटे छोटे हैं, जबकि दुनिया के दूसरे एग्रेरियन कंट्रीज में जो साइज ऑफ होल्डिंग्स है या जो प्लॉट्स हैं वो जनरली बड़े होते हैं भारत की तुलना में। ये भी एक पिछड़ेपन का कारण है। दूसरे बड़े कारण में ऐसा माना जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मानसून अकॉर्डिंग टू एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इज रफली कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्हें भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है। तो उनके अनुसार इंडियन एग्रीकल्चर इज ए गैम्बल ऑफ मानसून। भारतीय कृषि मानसून के साथ एक जुआ का खेल खेलती है। अब कई मामलों में देखेंगे कि सम टाइम द मानसून स्टार्ट अर्लियर्स, कभी कभी ये मानसून समय से पहले आ गया, सम टाइम लेट, कभी बाद में आया, कभी ज़रूरत से ज़्यादा आ गया, कभी ज़रूरत से कम आ गया। इन सभी कंडीशन में इंडियन क्रॉप एग्रीकल्चर क्रॉप्स को सफ़र करना पड़ता है। इसलिए स्वामीनाथन महोदय ने यह कहा था कि ये एग्रीकल्चर, भारत की जो कृषि है वो मानसून के साथ एक जुआ है। ऐसा इसलिए कि मानसून की अनसर्टेनिटी इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तीसरा एक बड़ा कारण आप देखेंगे, आज भी जो मैक्सिमम फार्मर्स इंडिया में ऐसे हैं, दे बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली। वो गरीब होते हैं। दे कांट यूज हाई यील्डिंग क्वालिटी ऑफ सीड्स, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन देयर एग्रीकल्चर फील्ड। वो आज भी खेतों में अच्छी बीज, अच्छे दवाओं का, अच्छी मशीनों का और अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस में सपोर्ट करता है। वहीं पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि भारत में जो एग्रीकल्चर का मेथड है, जो सिस्टम है कृषि का, वो प्राइमिटिव है। प्राइमिटिव का मतलब कि पुराने औजार और पुराने तरीकों से भारत में कृषि की जाती है। जैसे आज भी भारत में गाँवों में जनरली प्राय ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल लोग करते हैं जो प्राइमिटिव है, बहुत पुराने हैं। तो प्राइमिटिव टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल कृषि में होना, ये कृषि के बैकवर्डनेस का कारण बनता है। भारत के जनरली किसान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं।
ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्ट के जरिए जो गवर्नमेंट उनको इन्फॉर्म करती है एग्रीकल्चर मेथड या एग्रीकल्चर पैटर्न कि किस क्रॉप्स को किस कंडीशन में कब और कैसे लगाना है, तो उनकी इलिटरेसी, वैसे फार्मर्स की जो इलिटरेट हैं वो उन्हें इस ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट प्रोग्राम से एडवांटेज लेने नहीं देती, चूँकि वो इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते कि हाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर सिस्टम, कि हमें अपने सिस्टम को कैसे स्टार्ट करना है। अब नतीजा ये निकलता है कि इसका रिजल्ट आपके क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे आता है कि बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप प्रोडक्शन इतना ही ले पाते हैं कि मोस्टली प्रोडक्शन इज़ द लोकली कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज, के प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसान और उसके परिवार के खाने में या उसके कंजप्शन में ही समाप्त हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के जो फूड ग्रेन्स है जनरली इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो पाता है। तो इसमें जो ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई हजार साल से जो एग्रीकल्चर इंडिया में एक डोमिनेंट ऑक्यूपेशन के रूप में होता आया है, आज भी भारत की एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर लगी हुई है। इसके बावजूद भी ये इंडियन एग्रीकल्चर दुनिया के दूसरे एग्रेरियन कंट्री के मामले में आज भी ये पिछड़ेपन का शिकार है, बैकवर्डनेस का शिकार है। उसके पीछे ये सारे कारण जिम्मेदार है जो मैंने आपको बताया। तो इसमें दो पहलू आते हैं। एक पहलू तो है कि गवर्नमेंट आज़ादी के बाद, मतलब 1950 के बाद, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड द न्यूमेरियस प्लान्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर को ऊपर उठाने के लिए, इसकी क्वालिटी को दुरुस्त करने के लिए 1950 के बाद कई सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन प्रोग्राम्स चालू किए हैं। उसके पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मास लेवल पे जो फार्मर्स हैं, जो या तो टेनेंट कल्टीवेटर्स हैं, छोटे छोटे लैंडलेस फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी मजबूरी ये होती है कि उनके खेतों के आकार या जो साइज़ ऑफ होल्डिंग है वो जनरली छोटे होने की वजह से वो अच्छा प्रोडक्शन उसमें नहीं कर पाते। फिर जो गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग्स है, इनिशिएशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसका एडवांटेज भी सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता। फिर उनकी अपनी जो इलिटरेसी है, ये इलिटरेसी भी कहीं ना कहीं उनके इस एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में मदद करती है, सपोर्ट करती है। अब इसको दो लेवल पर हम देखेंगे कि एक पहलू इसका ये आता है कि गवर्नमेंट इनिशिएशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कि भारत सरकार के ये सकारात्मक प्रयास, जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो कृषि को सुधारने की दिशा में बढ़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सच साबित हुए हैं और इसने आपको रिजल्ट दिया है। लेकिन दूसरा जो इससे वास्टली अफेक्टेड जो सेक्शन है सोसाइटी का, मतलब जो पीजेंट्स, टीनेंट कल्टीवेटर्स, उसमें आप देखेंगे मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं और इवन कहीं कहीं पर लैंडलॉर्ड फार्मर्स भी हैं। तो पिछले बताए गए कारणों की वजह से ये लोग भी प्रैक्टिकल लेवल पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट नहीं करने का मतलब ये होता है कि आप उस एस्टिमेटेड गोल तक पहुंच नहीं सकते हैं जिसका सपना आपने देखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कृषि क्रिया की जो दशा है ये सुधरे, तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएशन लिए हैं आपके लिए, आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और सरकार के उस कदम से कदम मिला करके चलिए। और तब ऐसा यकीन रखिए इस विश्वास के साथ कि अगर एक तरफ सरकार के ये सकारात्मक प्रयास और दूसरे तरफ अगर आपकी ये कोशिश दोनों एक साथ मिलती है, तो जो भारत के रीढ़ की हड्डी जो कृषि क्रिया है निश्चित रूप से ये मजबूत होगी। अगर ये कृषि क्रिया मजबूत होती है तो हम मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।